नमस्कार, आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम खास बात और खास बात के इस खास कार्यक्रम में इस बार खास मेहमान हैं तिनसुकिया जिले की जानी-मानी साइकोलॉजिस्ट प्रियंका सिंह। आज प्रियंका सिंह से हम जानेंगे जो साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई होती है, वो कैसी होती है और किस किस तरह से वो काम करती हैं और क्या काउंसलिंग करते हैं लोगों को, किस तरह से उनको सामना करना पड़ता है हर एक परिस्थिति का। इस विषय में भी हम उनके साथ खुल के इस विषय में बात करेंगे। प्रियंका सिंह जी, सबसे पहले आपको एन न्यूज़ में स्वागत है और खास बात के इस खास कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा पहला प्रश्न रहेगा, कैसा चल रहा है आपका लाइफ? मेरा लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा है। हुँ, प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ तो आती जाती रहेंगी, हुँ, कंट्रोल करने की क्षमता है, हुँ, दिनचर्या में बदलाव आते रहते हैं, पर हाँ, उस चीज़ को हम मैनेज कर रहे हैं। लाइफ हुँ, अच्छी जी रही है और अच्छी कट रही है, हुँ। बाकी सब तो चलता रहता है। तो आपने जैसे साइकोलॉजिस्ट है आप, हुँ। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या अंतर है? हाँ, अक्सर लोग इस सवाल को लेके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि साइकियाट्रिस्ट क्या है और साइकोलॉजिस्ट क्या है? तो बेसिकली इसका डिफरेंसेस जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, पहली चीज़, जो हमें कोई मानसिक समस्या होती है, किसी भी हुँ, प्रकार के डिप्रेशन हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो साइकियाट्रिस्ट बेसिकली हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, हमें हुँ, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, हम मेडिसिन खाते हैं और हमारा जो केमिकल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हुँ, होता है, उससे हमारे प्रॉब्लम ठीक होती है। हुँ, साइकोलॉजिस्ट और जो थेरेपिस्ट हुँ, होते हैं, वो हमें काउंसलिंग सेशन करते हैं हुँ, या थेरेपी सेशन हुँ, करते हैं, हुँ, जिससे हमारे मन में जो नेगेटिव ख्याल, विचार उत्पन्न होते हैं, हुँ, वो हमें मैनेज करने हुँ, में काफ़ी आसानी हो जाती है। हुँ, तो बेसिकली ये दोनों डिफरेंसेस हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं। हुँ, बहुत सारे लोग ये भी आके कहते हैं कि मेडिसिन दीजिए, या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके कहते हैं कि हुँ, साइकियाट्रिस्ट ने काउंसलिंग हुँ, नहीं की है। हुँ, हुँ, तो ये डिफरेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को, हुँ। कि बेसिकली मेन डिफरेंसेस यही है। ये काउंसलिंग जो करना आता है, जो साइकोलॉजिस्ट का किस तरह से होता है? कैसे लोगों को आप पकड़ पाते हैं? किस तरह का उनको काउंसलिंग करते हैं आप? अगर देखिए किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या है तो बेसिकली लोग काउंसलिंग सेशन के लिए आते हैं। तो बेसिकली हमारा थेरेपी सेशन, एक साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपी सेशन लेता है, हमारा 45 टू 1 आवर का हुँ, होता है हुँ, पर सेशन। हुँ, उसमें हम पहले तो पेशेंट के साथ और उसकी फैमिली के साथ बात करते हैं कि हुँ, क्या हिस्ट्री है, अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो वो कितने समय से उसमें हो रही है। वो अगर वो रिसेंटली हुई है, हुँ, वो चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। ऑनसेट कितने समय का है, 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, बचपन की हिस्ट्री क्या है, चाइल्डहुड हिस्ट्री क्या है, फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, सारी हिस्ट्री लेने के बाद हम पेशेंट का जो इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन हम करते हैं, जो ऑलमोस्ट 45 मिनट तक तो चलता है। हुँ, उससे उनसे कुछ केस हिस्ट्री होते हैं, हुँ, उनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चनियर होते हैं। हुँ। उससे हम उनसे सवाल पूछते हैं और उन सवाल को पूछने के बाद, उनके मन की स्थिति को जानने के बाद, हम उनको जो भी काउंसलिंग सेशन या थेरेपी सेशन हमें प्रोवाइड करना होता है, हम वो करते हैं। मतलब हर एक प्रॉब्लम के लिए हर एक अलग थेरेपी सेशन होती है। बिहेवियर थेरेपी होता है, सीबीटी होता है। तो जैसे प्रॉब्लम होते हैं, वैसे हम थेरेपी सेशन उन्हें देते हैं। आपके पर्सनल जीवन पे आता हूँ। आपके पिताजी कई सालों से पुलिस में थे। हुँ, आपने बचपन से अपने पिताजी को वर्दी में देखा है। हाँ। वैसे में आपने बचपन से आपने मन बनाया था जे मैं इस लाइन में जाऊँगी या फिर बीच में बदलाव कुछ किसी कारण ब आया जो आप फिर साइकोलॉजिस्ट हुए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, हुँ, हुँ, क्योंकि बेसिकली क्या था कि बचपन से मैं बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज़र थी। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, हुँ, लोगों के मन में ऐसा क्यों ख़्याल उत्पन्न हो रहा है, ये हुँ, बहुत जानने की रुचि तो मुझे हमेशा से थी। और पापा पुलिस में रह चुके हैं, तो पापा भी आके बहुत सारे केस बताते थे घर पे कि आज ऐसा हो गया, किसी ने किसी को क्राइम किया, किसी ने किसी को आत्महत्या कर लिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने चोरी कर ली। हुँ, तो ऐसे बचपन में बच्चों के अंदर होता है ना कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा हुँ, क्यों हो गया। हुँ, जैसे-जैसे छोटी थी तो मन में ये ख़्याल आते थे, लोग ऐसा क्यों करते हैं? हुँ, क्यों खुद को हार्म पहुँचाते हैं या दूसरों को हार्म पहुँचा रहे हैं? तो ये हुँ, सारी चीज़ें मन में बहुत आती थी। धीरे-धीरे जब बड़ी होती गई तो पता चला कि ऐसे भी एक फ़ील्ड है जहाँ हुँ, पे मैं एजुकेशन लेके पढ़ाई कर कर साइकोलॉजिस्ट बन हुँ, सकती हूँ और लोगों के मन के ख़्याल को जान सकती हूँ। और प्लस ख़्याल जानने के साथ-साथ मैं उनकी हेल्प भी कर सकती हूँ। हुँ, तो मुझे लगा, और एक ये भी था कि बचपन से मुझे मेडिकल फ़ील्ड में तो जाना ही था, हुँ। कि मेडिकल फ़ील्ड में जाना है, पेशेंट देखना है, उसमें मुझे बहुत रुचि थी। तो ये एक बेस्ट तरीका था कि मेरे इंटरेस्ट भी आ रहा था और मैं जैसा सोचती थी वो भी करने का एक बहुत अच्छा-सा मुझे ज़रिया मिल गया। तो हुँ। मैंने सोचा कि साइकोलॉजिस्ट बेस्ट तरीका है और मैंने फिर इस फ़ील्ड में। बेसिकली देखा जाए तो लोग इस लाइन पे कहूँ डॉक्टरी इस लाइन में ज़्यादातर डॉक्टरेट लाइन में जाते हैं, किसी को सर्जन होता है, किसी को स्पेशलिस्ट बनना होता है, तरह-तरह के होते हैं। हुँ, आपने इस लाइन में कई लोग जाते नहीं, कम काफ़ी हाँ, कम जाते हैं। हाँ। तो आपका माइंड कैसे इसमें डाइवर्ट हुआ जे मैं साइकोलॉजिस्ट ही होंगी? क्योंकि ये सही बात है कि बहुत कम लोग जाते हैं। बहुत कम लोग इस एरिया को चूज़ करते हैं, और ऐसे भी लोग कहते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो थोड़े आधे पागल होते हैं, या जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली अगर आप
किसी ने इस फील्ड को सिलेक्ट नहीं करोगे तो ऐसे लोगों की कौन मदद करेगा जो सफ़र कर रहे हैं। अगर आप देखो प्रेज़ेंट अगर सिचुएशन को देखो बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या कोई भी एज के लोग हों, आत्महत्या कर रहे हैं, खुद को हार्म पहुँचा रहे हैं, दूसरों को हार्म पहुँचा रहे हैं, रेप, क्राइम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ना हो तो ऐसे लोगों की मदद कौन करेगा? और फिर ये क्राइम हो गया, लोग कैसे खुद की जान को बचा पाएँगे? अगर आप देखेंगे जैसी हमारी जीवन शैली है और प्रेज़ेंट स्थिति है लोगों की लाइफ़ की, लोग कितना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। लोगों को लाइफ़ को कंपेयर करना, लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, सैड रहते हैं, तो उनकी मदद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक बेस्ट तरीका है कि मैं जा सकती हूँ और फील्ड भी न्यू है और एक मेरा मानना ये भी है कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मतलब कि अगर आप डिप्रेस्ड होते हो और ये सैड होते हो, ये लाइफ लॉन्ग तक चलते रहता है और ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। आप बुढ़ापे तक ये काम कर नहीं, एक सकते हैं। तरफ से कहा जाए तो इसमें एक समाज सेवा भी कर सकते हाँ, समाज सेवा भी कर सकते हैं और आप मतलब कभी भी किसी की भी मदद कर सकते हो और ये कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे कोई आप जॉब कर रहे हो तो वो सर्टेन पीरियड तक खत्म हो सकता है। पर ये एक ऐसी स्थिति है कि परेशानियाँ कभी खत्म नहीं होगी। हैं। इस दुनिया से तो होने वाली नहीं है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे साइकोलॉजिस्ट की, तो फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट था? कभी रोका-टोका गया क्या पागलपन लोगों का इलाज करने के लिए जा रही है, तो इस तरह से कोई रोका-टोका नहीं नहीं, नहीं, घर वाले तो मेरे बिल्कुल बहुत सपोर्टिव है। हाँ, पापा, मम्मी सभी लोग बहुत मुझे सपोर्ट किया है। पापा भी हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। मुझे कॉलेजेस ले जाना या फिर मैं ड्यूटी पे भी जाती हूँ तो पापा ही मुझे लेके जाते हैं। तो उनका हमेशा से मेरे साथ बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। पापा, मम्मी ने दोनों ने खूब अच्छे से सपोर्ट की है। पापा तो इवन पेशेंट लेके भी आते हैं अपने दोस्तों का कि इनको ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, हेल्प कर दो, उनका वो हो गया है, तो मैं ऐसे लोगों की भी हेल्प करती हूँ। तो नहीं, घर का तो बहुत अच्छा मेरा माहौल था और लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इसलिए अच्छा-सा मैं इस फील्ड में ग्रो कर पाई। अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको कैसे पता चलता है जब लोग कोई पेशेंट आता है, हुँ। तो आपको कैसे पता चलता वो व्यक्ति मेंटली फिट नहीं है, कैसे पता करते हैं? और ये थोड़ा जानना है और दर्शकों को जानना है कि आखिरकार ये साइको चीज़ होता क्या है? अगर क्यों बोलते हैं ये साइको है, ये व्यक्ति साइको है इसलिए इस तरह कर रहा है, तो वो दिमाग कैसे पढ़ते हैं? ये थोड़ा बताइए आप? देखिए, बेसिकली जो हमारी भावनाएँ होती हैं ना, हुँ, इमोशन होता है। तो हम इंसान हैं, रोबोट तो नहीं हैं। हम अलग-अलग तरह के इमोशन फ़ील करते हैं। अब इमोशन क्या हो गया? बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, हुँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, हुँ, खुश होना, हैप्पी होना, अलग-अलग इमोशंस हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आप अपने लाइफ़ में भी देखोगे, आप कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते होगे, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होगे, कभी बहुत ज़्यादा उदासीपन लगती होगी आपको। तो अलग-अलग इमोशन आते हैं, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल बात है। 1-2 दिन तक आए तो वो कंप्लीटली नॉर्मल बात है। लेकिन एक ही तरह के इमोशन लंबे समय तक रहे, यानी कि अगर 15 दिन से आप उदास हो, 15 दिन से आप सो नहीं रहे हो, 15 दिन से आपने ठीक से खाना नहीं खाया है, 15, 20, 25 दिन से आप अकेले रहते हो, लोगों के साथ ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, सोशल मीडिया का एडिक्शन ज़्यादा हो गया है। अगर आप मेल हो तो आपकी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग बढ़ गई है। तो इस तरह से अगर आपकी दिनचर्या में व्यवहार में चेंजेस आए हैं और वो कंटिन्यूअस 15, 20, 25 दिन, 1 महीने, साल भर से है, तो वहाँ पे वो साइकोलॉजिकल इलनेस की तरफ जाने लगता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये इंसान साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि 1-2 दिन तक उदास होना इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। वहाँ पे मैं नहीं कहूँगी कि आपको काउंसलिंग सेशन, थेरेपी सेशन की ज़रूरत है। पर अगर महीने भर से, साल भर से अगर आप उदास हो, तो वहाँ पे डेफ़िनिटली आपको थेरेपी सेशन लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए आप एक व्यक्ति को अगर मेंटली फिट होना है, किसी चीज़ का अगर उसको लत लग जाती है, हाँ। आदत उसको लग जाती है किसी भी तरह का जैसे कि आपने कहा कोई व्यक्ति क्राइम में एक लत लग जाता है जी क्राइम उसको ये करना ही है होता है। तो इस वे में कैसे जाते हैं और साइको को टेंशन अ, क्या अंतर है इन दोनों में? हाँ। बेसिकली अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो तो बेसिकली पहली चीज़ है कि वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर उसको हम साइकोलॉजिकल इलनेस से बोलकर उस इंसान को जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि आपको साइकोलॉजिकल इलनेस है तो आप क्राइम कर रहे हो। वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता है, हैबिचुअल थिंकिंग होती है, फैमिली हिस्ट्री रहती है या पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप ऐसा दोस्तों के साथ वो रहते हैं, ऐसे सोशल मीडिया को कंज़्यूम करते हैं। तो इस तरह से उनकी थिंकिंग में काफ़ी चेंजेस आता है जिसकी वज़ह से बहुत सारे लोग क्राइम करने लग जाते हैं। लेकिन जो मैं अभी भी कहती हूँ कि अगर कोई क्राइम करता है उसे हम साइकोलॉजिकल इलनेस देकर उसको हम रोग ये नहीं कह सकते कि ये साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से क्राइम कर रहा है। तो वो एक रीज़न है और दूसरा जो आपका सवाल था कि डिप्रेशन और टेंशन में क्या डिफरेंसेस है, तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए टेंशन क्या होता है जो हम हर दिन फ़ील करते हैं।
कि अगर हमने कोई अपनी ज़िंदगी में एक अपेक्षाएँ रखी है, अगर कोई हम स्थिति को कल्पना कर रहे हैं कि हर एक इंसान कल्पना क्या करता है कि मेरा आज का दिन बहुत खूबसूरत जाए, घर पे सब ठीक रहे, हेल्थ ठीक रहे, फैमिली ठीक रहे, ये सारी चीज़ें हम कल्पना करते हैं। लेकिन कोई एक चीज़ हमारे कल्पना से, हमारी इमेजिनेशन से बाहर हो जाती है, तो क्या होता है हमें स्ट्रेस होने लगता है, टेंशन होने लगता है। तो स्ट्रेस टेंशन में यही डिफरेंस है कि टेंशन आपका 2-3 दिन तक रहता है, सिचुएशन हुई, टेंशन हुआ, सिचुएशन खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गया। जैसे कि अगर मुझे कोई कह दे या आपको कोई कह दे कि आपको ये काम का प्रेशर दिया जा रहा है और ये काम आपको सर्टेन पीरियड तक खत्म करनी है और आपको बहुत ज़्यादा वो टेंशन हो रहा है कि भाई ये काम मैं इतनी जल्दी कैसे खत्म करूँगा? लेकिन जैसे वो काम खत्म हो गया, आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा। तो वो होता है टेंशन, जो सिचुएशन हो गई खत्म हो गया, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए रहता है। लेकिन डिप्रेशन इस चीज़ों से काफ़ी डिफरेंस है। डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिप्रेशन होता है जिसमें उदासी लंबे समय तक बनी रहती है। वो 3 महीने, 6 महीने या साल भर तक उदासी बनी रहेगी। वो इंसान अकेले रहेगा, चुपचाप रहेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, उसके खाने-पीने में, व्यवहार में कंप्लीट चेंजेस आ जाएँगे। जो दिनचर्या में हम हैबिचुअल जो हैबिट करते हैं जैसे कि ब्रश करना, नहाना, वो भी करने का वो इंसान को बिल्कुल मन नहीं करेगा। प्लस ऐसे इंसान अकेले रहना ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। और जैसे स्ट्रेस में क्या होता है ना कि अगर आपको स्ट्रेस हुआ और मैंने आपको कहा कि आप घूम कर आ जाइए, अच्छी मूवी देख लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, तो इसमें आपको बहुत अच्छा फ़ील हो सकता है। पर डिप्रेशन में ये डिफ़रेंस है कि आपको कुछ भी करने के बाद भी अच्छा फ़ील नहीं होगा, आपकी उदासी बनी रहती है। यहाँ पे होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और नेगेटिव थिंकिंग होती रहती है, साथ में कोई गलत कदम उठाने का ये एक हाँ। ज़रिया हो सकता है? डिप्रेशन में जो डिप्रेशन का सिम्पटम का जो लास्ट स्टेज होता है वो सुसाइड होता है। हुँ, तो डिप्रेशन में अधिकतर लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, हुँ, खुद को हार्म पहुँचाते हैं हुँ, क्योंकि उनको लगता है कि ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी में अब कोई हैप्पीनेस बचा नहीं है और ऐसे लोग अपने आप को हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कि ऐसा होता है क्या कई लोग ऐसा सुनने में आता है जो जो व्यक्ति सुसाइड करता है, हाँ, वो पहले भी कई बार मतलब उसका मेंटली वो फिट नहीं रहता, वो कई दिनों से कोशिश करता है अपने आप को हार्म पहुँचाने की। ऐसा होता है कि मेंटली भी जो डिप्रेशन की जैसे आपने बातें कहा, डिप्रेशन की वजह से कई दिनों तक लोग अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करते, कहीं जाना नहीं चाहते, तो वैसे व्यक्ति ही सुसाइड करते हैं क्या? क्या वजह होती है जो लोग इतनी चरम जो निर्णय है वो लेने पे मजबूर हो जाते हैं। हो जाते हैं। देखिए बेसिकली अगर सुसाइड के रीज़न्स के ऊपर अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ तो सुसाइड के रीज़न्स को 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो साइकोलॉजिकल रीज़न होता है जैसे कि आपको डिप्रेशन हो गया जिसमें मैंने कहा कि हमारे बॉडी में हार्मोनल और केमिकल इम्बैलेंस होता है तो डिप्रेशन होता है या जेनेटिक इश्यूज़ है हमारी फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस है तो डिप्रेशन हो सकता है। तो उस तरह से व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, बचपन में कोई ट्रॉमा रहा है समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से या सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। दूसरा हो गया सोशल रीजन। अब किसी की लाइफ में जैसे कि सोशल रीजन में पर्सनल रीजंस आ सकते हैं जैसे कि किसी की जॉब नहीं लग रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिवोर्स हो गया है, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज है, जैसे कि बहुत ब्रेकअप होता है, आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ब्रेकअप की वजह से खुद को सेल्फ हार्म करते हैं, मैरिटल इश्यूज चल रहा है। और सोशल रीजंस में आ गया बचपन में किसी का ट्रॉमा रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस रहा है, या ऐसा भी बहुत बार पेशेंट में हमें देखने के लिए मिलता है कि माता पिता लड़ाई झगड़े करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो उस बच्चे के दिमाग में काफी गहरा असर पड़ता है जिसकी वजह से वो बच्चा तब तो देखता सब कुछ है लेकिन समझ नहीं पाता। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होते जाता है, अपने टीनेज में पहुँचता है, तो मुझे चीज़ें समझ आने लगती है। तो उस एज में भी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद को हार्म पहुँचाते हैं। वो देख-देख कर उनकी मानसिक स्थिति बदल चुकी होती है। तो ये सोशल रीज़न हो गया, आपका पर्सनल रीज़न हो गया। तो किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो वो ग्रीफ से, वो सैडनेस से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं और उनको लगता है कि अब मैं क्यों जी रहा हूँ? मुझे अब ज़िंदगी जीनी नहीं है। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं सोशल और साइकोलॉजिकल रीज़न्स जिसकी वजह से लोग या तो खुद को हार्म पहुँचा लेते हैं या खुद को मारने की कोशिश करते हैं। 16 साल से 24 साल हुँ, के अंतर में लोग कहते हैं ये उम्र बड़ा ही कुछ डेंजरस होता है। हाँ। इस उम्र में किसी को समझाना नामुमकिन सा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए बेसिकली ये टीनेज जो एज होता है हुँ, जो बेसिकली वो बहुत क्रूशियल एज होता है हुँ, और बहुत सारे हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, हुँ, इमोशनल चेंजेस होते हैं हुँ, जिसकी वजह से इतने चेंजेस होने की वजह से वो इंसान व्यक्ति और जो भी लड़का लड़की है वो हुँ, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हुँ, बायोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं हमारे अंदर, तो इमोशंस को मैनेज ना कर पाने की वजह से वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। पीयर प्रेशर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। पीयर प्रेशर जैसे कि दोस्तों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हुँ, होता है कि ये करना है तो आप ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको अपना दोस्त नहीं हुँ, बनाएंगे। हुँ, दूसरी चीज़ें मैंने ऐसे अपने एज़ अ साइकोलॉजिस्ट अपने काउंसलिंग में मैंने नोटिस किया है कि लोगों के अंदर कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया की वज़ह से कंपैरिज़न लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि
वो लाइफ बहुत अच्छा दूसरे यस। लाइफ जी रहे हैं और मैं शायद उतना परफेक्ट लाइफ नहीं जी पा रहा हूँ। जिसे आप फोमो वर्ड है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि लोग अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मैं उतना अच्छा बेहतर ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ, और लोग वो देख-देख कर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। और सोशल मीडिया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके ऊपर, कि लोग सोशल मीडिया में दूसरों की लाइफ को देखते हैं और उस लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं और फिर लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ बेस्ट नहीं है। जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या लोगों की बात नहीं सुनते और अपने आप को कंपैरिज़न में, अपने आप को बेहतर करने में लगे पड़े रहते हैं। और इस एज में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस एज में बेसिकली बच्चे पेरेंट्स की बात कम, दोस्तों की बात ज़्यादा सुनते हैं। उन्हें लगता है दोस्त सही हैं, पेरेंट्स गलत है। तो ये एक चीज़ बेसिकली बहुत चीज़ें देखने के लिए ये सारी मिलती है। तो बेसिकली ये सारी चेंजेज़ की वजह से बच्चों में बदलाव होता है, समझाना बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आजकल के तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इस एज में काउंसलिंग के लिए लेके आते हैं कि हमारे बच्चे टीनेज में हैं, तो उनकी थोड़ी काउंसलिंग करके उनको समझा दीजिए। तो उनको काउंसलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, बहुत अवेयरनेस लोगों के ऊपर फैलाना और काउंसलिंग करना, ताकि वो सुन पाएँ, क्योंकि ऐसे भी इंसान अपने घर के लोगों की बातें नहीं सुनते हैं और दूसरों की बातें अच्छे से सुनकर समझ लेते हैं। तो उनको काउंसलिंग करना चाहिए और उनको बैठ के समझाना चाहिए, और पेरेंट्स को उनके साथ फ्रेंडली रिश्ता बना के रखना चाहिए। अगर आप हर चीज़ में टोकोगे, बोलोगे, तो वो आपके दुश्मन बन जाएँगे। तो सम टाइम उनकी बातें भी सुनना, समझना, दोस्ती का रिलेशन बनाए रखना, जज नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स का भी कुछ इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो करना चाहिए, क्योंकि अभी पेरेंट्स बनना बहुत डिफ़िकल्ट है। पुराने समय में तो फिर भी क्लियर। ईज़ी था, लेकिन अभी बहुत डिफ़िकल्ट है, बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों से ज़्यादा एनर्जी तो पेरेंट्स में चाहिए होती है अभी के समय में। हमेशा मैं पेरेंट्स को काउंसलिंग सेशन में बोलती हूँ कि पहले बच्चों की काउंसलिंग नहीं, आपकी मैं करूँगी। तो पेरेंट्स को अंदर एनर्जी लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि दोनों में बदलाव लाना, समय के साथ खुद को थोड़ा बदलना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, प्रियंका जी, ये एक चीज़ बताइए, जिद और साइको क्या डिफरेंस है? जिद बेसिकली जिद हो गया कि एक ही बात में अड़े रहना, हुँ, कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, हुँ। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही चाहे है। गलत हो। हाँ, चाहे वो गलत हो, हुँ, लेकिन खुद को सही समझना एक जीत होती है। हुँ, जो आप गलत भी हो सकते हो, दुनिया की नज़र में आप सही नहीं भी हो सकते हो। पर साइको एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। साइको यानी कि साइकोसिस, वो एक जो इंसान साइको है या साइकोपैथ है या साइकोसिस में है, वो रियलिटी में नहीं रहता है। वो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहता है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों को चीज़ें सुनाई देती हैं, हुँ, दिखाई देती हैं, जो रियलिटी में नहीं रहती। बहुत सारे लोग हैलुसिनेशन करते हैं, डेल्यूशन करते हैं। उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है, ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो नहीं रहते, प्रेज़ेंट नहीं रहते, जो बेसिकली भूत ऐसे लोग जो बोलते हैं। तो वो रियलिटी में ना रहने की वज़ह से होता है। तो उसको हम साइकोसिस या साइको कहते हैं। और जो आप जिद बोल रहे हो, वो तो हैबिचुअल थिंकिंग है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। हुँ। तो वो टोटली दोनों डिफरेंट है। दोनों को लोग आम भाषा में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है। अभी जैसे डिजिटल ज़माना है हाँ। और सोशल मीडिया का ज़माना है। अक्सर देखा जाता है माँ-बाप क्या करते हैं अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर अपने जिद अपने से दूर रखने, अपने से थोड़ी-सी अलग रखने के लिए हुँ, क्या कि जिद कर रहा बच्चा तो मोबाइल उसे दे देते दे हैं। देते हैं। ये देना सही है या गलत है? आगे जाके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है इसका? देखिए बेसिकली जो आज के प्रेज़ेंट समय पे पेरेंट्स क्या करते हुँ, हैं, बच्चों को चुप कराने के हुँ, लिए या उनकी जिद को रोकने के लिए फ़ोन दे देते हैं। हुँ, मैं अक्सर अपने थेरेपी सेशन में या लेक्चर्स में हुँ, लोगों से ये सवाल करती हूँ कि जब बच्चा पैदा हुआ था, उसने अपने हाथ में पहले खुद से फ़ोन तो लिया नहीं हुँ, था। ये हमारी जो हैबिट है, हमारी जो आदत है, हमने हुँ, खुद लगाई है। हुँ, तो इस हैबिट को बिल्कुल सही नहीं है, आगे हुँ, जाके ये बहुत बुरी आदत लत लग सकती है। हुँ, कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं गेम से एडिक्टेड हो गए हैं, हुँ, सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो गए हैं, फ़ोन से एडिक्टेड हो गए हैं। हुँ, 16-17 साल का लड़का है जो 1-1 दिन, 2-2 दिन 36-36 घंटे तक कंप्यूटर में और लैपटॉप में बैठ के गेम खेल रहा है। हुँ, आप सोचो, बिना खाए-पिए, बिना नहाए, बिना किसी से बातचीत किए वो 36 घंटा गेम खेल रहा है। तो ये सारे एडिक्शन आगे जाके में बन सकते हैं। तो फ़ोन देना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, अगर कोई देखिए, हमारी प्रेज़ेंट सिचुएशन में हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है फ़ोन पे डिपेंड है। और कोविड के बाद तो फ़ोन में वही, डिपेंड वही, रहना, हाँ, वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो थोड़ा-सा हमारा ध्यान रहना कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हुँ, एक रूटीन बनाना कि हम सर्टेन पीरियड तक आपको फ़ोन देंगे, उस पीरियड तक आप अपना जो भी काम कर सकते हो करो, उसके बाद हम आप फ़ोन आपसे ले लेंगे। और प्रॉपर ध्यान रखना कि बच्चा फ़ोन पे क्या कर रहा है, गेम तो नहीं खेल रहा है, सोशल मीडिया का हुँ, एडिक्शन तो नहीं हो रहा है, या कोई रील्स वीडियोज़ तो नहीं देख रहा है जो नहीं देखना चाहिए। तो सही। इन बातों पे ध्यान देना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस सारी चीज़ों पे केयरफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है, हुँ। तो वैसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए रिकवर करने के लिए?
बेसिकली अगर कोई क्लिनिकल डिप्रेस्ड है और डिप्रेशन में जाता है और वो प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के थ्रू अगर वो डायग्नोस्ड होता है कि वो डिप्रेशन में है, तो बेसिकली पहली चीज़ है कि उसे तो साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन लेना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसे लग रहा है कि मेरे मनोभावनाएँ में कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसे डिप्रेशन है तो उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उसे प्रॉपर थेरेपी सेशन लेना चाहिए। हमेशा आप दोनों चीज़ें लेते हो तो बहुत जल्दी अगर आप ठीक होते हो। अगर आप मेडिसिन और थेरेपी सेशन दोनों साथ में लेते हो तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तीसरा है कि अपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा चेंज करना होता है। लाइफ़स्टाइल को चेंज करने का मतलब है अपना खान-पान ठीक करना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग नहीं करना, प्रॉपर स्लीप लेना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज़ करना, लोगों से बातचीत करना, अकेले ना रहना और जितना हो सकेगा दिन भर में कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर करना जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप बुक रीडिंग करते हो, आप डांस करते हो, म्यूज़िक सुनते हो, कुकिंग करते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ऐसी कीजिए जिससे आपको हैप्पीनेस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमें करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक चीज़ मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ और लोग दर्शक भी जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ होता है जैसे आपने कहा जो ड्रिंक्स लोग करते हैं, हुँ, ड्रिंक्स करने से पहले लोग नॉर्मल मूड में होते हैं, अच्छी तरह बातें करते हुँ, हैं। जैसे वो ड्रिंक्स अंदर जाता है, उसके बाद में उनका बिहेव पूरी तरह से बदल जाता है हाँ, और कभी-कभी दिखाई भी देता है, कल एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के साथ हुँ। लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। तो ये परिवर्तन कैसे होता है? वो दिमाग पे सीधे असर करता है, पूरी तरह से एग्रेसिव मूड में आ जाता है या फिर हैप्पीनेस मूड में आ जाता है। हुँ। ये कैसे चेंज होता है? ये भी साइकोलॉजी का कुछ हिस्सा है क्या ये? ये साइकोलॉजिकल हिस्सा नहीं मतलब ये जो ड्रिंक का सेवन करते हुँ, हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं ड्रिंक सेवन करने के बाद, तो वो बेसिकली तो ड्रिंकिंग की वजह से होता है कि पर्सन यूफ़ोरिया स्टेज में चला जाता है या डिप्रेस्ड होता है तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और बहुत सारे लोग आकर मुझे ये भी बोलते हैं कि मैडम हम ड्रिंकिंग इसलिए करते हैं, स्मोकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन हुँ, बहुत ज़्यादा है, टेंशन से निकलने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ मैं बेसिकली आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ड्रिंक करने से हमारी नेगेटिव थिंकिंग जो होती है वो हुँ, और ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। हुँ, और लोग सोचते हैं कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, हुँ, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप देखोगे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करोगे तो वो इंसान सर्टेन समय तक एक अलग स्टेज में रहता है। हुँ, हुँ, और जैसे सुबह का समय होता है, वो जैसे ड्रिंक उतरा, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गई। हुँ। तो प्रॉब्लम तो परमानेंटली खत्म नहीं हुई है, तो हमेशा हमें परमानेंट सॉल्यूशन के पीछे भागना चाहिए, ना कि टेम्परेरी सॉल्यूशन के पीछे। और इससे नेगेटिव थिंकिंग ट्रिगर हो जाती है, तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को तो इग्नोर करना चाहिए। एडिक्ट क्या चीज़ होता है? एडिक्ट? एडिक्शन तभी होता है जब हम इस उस चीज़ के बिना रह नहीं पाते। हुँ, हमारे शरीर में बदलाव आने लगता है। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो हुँ, हमारे हाथ काँप रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही है, पल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है और उस चीज़ के बिना हम नहीं रह पा रहे हैं। हुँ। लड़ाइयाँ, झगड़े, गुस्सा, एंगर, एग्रेशन सब बढ़ रहा है। कैसे छुटकारा मिले? छुटकारा प्रॉपर आपको रिहैब सेंटर जाना होगा, थेरेपी सेशन लेना होगा, उसके लिए मेडिसिन भी होता है। तो हुँ। इस तरह से हम छुटकारा पा सकते हैं। रिहैब सेंटर की अगर बात करें तो जितने भी नशेड़ी कहें, गजेड़ी कहें या फिर ड्रिंक्स करने वाले लोग वो रिहैब में जाता है। तो रिहैब सेंटर में एक्चुअली होता क्या है? कैसे एक व्यक्ति क्या गारंटी दिया जा सकता है जी एक व्यक्ति अगर 3 महीने कोई रिहैब सेंटर में रहा तो वो ठीक होके ही निकलेगा? ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहता है क्या जो वो ठीक होके नहीं निकलेगा, ठीक है 10 दिन ठीक रहा, फिर से वापस से उसी तरह का लत। हुँ। तो रिहैब सेंटर में एक्चुअली होता क्या है और उसको पूर्ण तरीके से अगर ठीक करने की क्या प्रक्रिया क्या है? देखिए, अक्सर मैं ये हमेशा सबको बताती हूँ और आज भी मैं ये बात कहूँगी कि थेरेपी सेशन या जो काउंसलिंग सेशन या रिहैब में जो भी चीज़ें होती हैं, थेरेपी होता है, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे उनका माइंड बिज़ी रहे, ड्रिंकिंग की थिंकिंग ना आए, नेगेटिव ख़्याल मन में ना उत्पन्न हो, तो उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग सेशन होता है, ट्रीटमेंट चलता है रिहैब सेंटर में। पर एक इंसान में बदलाव तभी आ सकता है जब वो इंसान खुद चाहेगा कि मैं खुद को बदलना चाहता हुँ, हूँ। अगर किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आया गया है, तो उन लोगों में चेंजेस आने में थोड़े-से टाइम लगता है। उनको समझाना पड़ता है कि ये चीज़ उनके लिए सही नहीं है। पर वहीं पे अगर कोई व्यक्ति ये सोच के आ रहा है कि मुझे छोड़ना है, अब मैं ये चीज़ कंज़्यूम करना नहीं चाहता हूँ, आई वांट हेल्प हुँ, मत मुझे ये हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे उस व्यक्ति का हेल्प करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। क्योंकि जो खुद से चेंज करने आया है, उनको आप कुछ चीज़ें करने के लिए बोलोगे या कुछ समझाओगे, वो समझेगा। हुँ, और जो लोग खुद से नहीं आते, उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हुँ, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। हुँ। लेकिन अगर लोग अपने लाइफ़ में चेंजेस लाएँ और वो सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो प्रॉपर हमारे लाइफ़स्टाइल के ऊपर है कि हम अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो बेसिकली यही है और ऐसा नहीं है कि आप एक बार थेरेपी सेशन ले रहे हो तो दोबारा आप नहीं आ सकते हो। हुँ, अगर आपने थेरेपी सेशन लिया और उन दौरान आप ठीक रहे हो, हुँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको फिर से वो चीज़ें फिर से उत्पन्न हो रही है, हुँ। तो आप फिर से थेरेपी सेशन लेने के लिए आप आ सकते हो। कोई टिप हमारे दर्शकों को जो किसी चीज़ का अगर आपको आदत छोड़ना है, हुँ। किसी चीज़ का अगर जिद छोड़ना है, डिप्रेशन से निकलना है,
कोई अगर 2-3 अगर टिप आप लोगों को हाँ, बताएँ? बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट है अगर ऐसी मानसिक समस्या है और बहुत ज़्यादा आप इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला यही है कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता हुँ, है। बचपन से हमें हुँ, सिखाया गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पर एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना है कि आज के समय में जिसका दिमाग खाली है, वो सबसे भाग्यशाली इंसान है। हुँ। अगर आप पूछेंगे ऐसा क्यों? कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज के प्रेज़ेंट समय पे हमारे दिमाग में दुःख, कष्ट, पीड़ा, स्ट्रेस, टेंशन भरा हुआ है। आप किसी भी इंसान से 2 मिनट बैठ के बात कर लें, वो अपनी लाइफ़ का पूरा दर्द आपको रख देगा। हुँ। इससे हमें पता चलता है कि लोग कितने डिप्रेस्ड हैं। तो बहुत जो प्रेज़ेंट टाइम में सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है ना, आप बताइए क्या है सबसे बड़ी बीमारी? लोगों की सोच अभी हाँ, सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी सोच की बीमारी है। हुँ, अगर आप किसी भी इंसान से देख लीजिए, सोचने में बहुत ज़्यादा वो इंसान अपने आप को इन्वेस्ट अगर आज के प्रेज़ेंट समय में आप किसी भी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएँ, तो डॉक्टर सबसे पहला सवाल यही पूछता है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं क्या? हुँ, चाहे वो डायबिटीज़ का हो हुँ, या आपका हो गया बीपी का प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारे प्रॉब्लम की वज़ह से अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्सर हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रेस से होते हैं। हुँ। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर भी पहला सवाल यही पूछता है कि स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं क्या? ज़्यादा सोचा मत कीजिए। तो सोचने की बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो मैं लोगों को ये कहूँगी कि सोचना मैं जानती हूँ कि हम बंद नहीं कर सकते हैं, हुँ, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हुँ, पर हाँ, नेगेटिव थिंकिंग से हम खुद को रोक सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह उठते ही ब्लेम करने लग जाते हैं। हुँ। इंटरनेट नहीं है, मौसम खराब है, दिन खराब है, काम पे जाना है, बच्चे स्कूल में जाना है, ये काम है, वो काम है। नेगेटिव थिंकिंग को हमें रोकना है। नेगेटिव थिंकिंग आने से खुद को उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव सोचिए। लोगों के साथ रहिए, अपने मन की बात डिस्कस कीजिए, चुपचाप मत रहिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, खुल के डिस्कस कीजिए। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो डिस्कशन एक थेरेपिस्ट के साथ ही कीजिए। वो डिस्कशन किसके साथ भी आप कर सकते हुँ, हो। वो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं। खुल के डिस्कस कीजिए। प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए और थोड़ा स्क्रीनिंग टाइम रिड्यूस कीजिए। सोशल मीडिया का जो बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो जाता है, बढ़ जाता है, उससे हमारी स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो स्क्रीनिंग टाइम थोड़ा रिड्यूस करना होता है हुँ, और हो सकेगा थोड़ा-सा मेडिटेशन, हुँ। एक्सरसाइज और दिन भर में कोई ऐसा काम जिससे आपको हैप्पीनेस मिल रहा है, खुशी मिल रही है, वो एक काम ज़रूर करना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों से हम अपने लाइफ़स्टाइल को भी चेंज कर अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से दूर कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। चलिए, दिन में जो अच्छा लगे आपके मन को, वो काम दिन में एक बार ज़रूर कीजिए ताकि आप स्ट्रेस से बचें और थोड़ी दिमागी हालत कमज़ोर होने से भी बचें। तो ये थे प्रियंका सिंह जो साइकोलॉजिस्ट हैं और इनके टिप्स आशा करता हूँ आप लोगों तक पहुँची होगी और इनके टिप्स के अपने जीवन में आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और प्रियंका सिंह जी सबसे पहले तो आप सबसे बड़ा धन्यवाद हमें इतनी कीमती समय देने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में। और हमारा ये काम रहता है खास बात कार्यक्रम में जो नए-नए लोगों से लोगों को रूबरू करवाएँ, उनसे साथ उनकी बातें कुछ शेयर करें ताकि हमारे दर्शकों को इससे लाभ भी मिल सके। फिर से थैंक यू। नहीं, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इससे एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस होगी और लोगों को पता भी चलेगा कि अगर मानसिक समस्या है तो हमें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा आप भी काम कर रहे हो। आपके इस चीज़ों से सेशन से बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी और बहुत लोगों तक मैसेज भी जाएगा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख पाएँगे। तो धन्यवाद आपको भी। तो यही खास बात की खासियत है जो हम नए-नए लोगों से मुलाकात करवाते हैं, उनकी जीवन शैली के बारे में जानते हैं, उनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, जो आप तक पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं। यूँ ही नए-नए मेहमानों के साथ मुलाकात करने के लिए देखते रहिए खास बात और नए ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।